देखिए आपका डावरी एक्ट शुरू आपका कानून को पास करने के लिए पांच बैठक बुलाई गई थी। लोकसभा और राज्यसभा बैठक में भागी दहेज का विज्ञापन करना, दहेज लेने देने का करार करना, करार शून्य होगा, विज्ञापन के बाकी
सेक्शन 2 भाई अच्छे से तैयार रखना है, चांस रहता है यहाँ से क्वेश्चन बनने का कि दहेज को परिभाषित करिए। क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा शब्द सह देखिए और कुछ को रेट भी करना पड़ेगा। देखिए आपका एक एक शब्द और उसको समझाना भी है। देखिए भाई आगे, दहेज या डावरी की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत हैं जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात किसी समय, कर आपको लिखना भी है इसी तरह, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, यानी कि इसका मतलब ये हुआ भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और किस काल में, भविष्य काल में। एक एक शब्द पकड़िए, अभी हम व्याख्या करेंगे इसकी, पहले पूरा डायरेक्ट अलग अलग कर लिया जाए। विवाह के पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, यानी कि या तो वर द्वारा वधु को या वधु द्वारा वर को। अब दिमाग स्थिर करके समझिएगा, केवल ये न जानिए कि आपका वधु पक्ष द्वारा ही वर पक्ष को दहेज दिया जाता है। भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं जहां की वर पक्ष वधु को दहेज देता है। छत्तीसगढ़ एमपी में चले जाएंगे तो आपका कई ऐसी जनजातियां या समुदाय मिलेंगे जहां वर पक्ष द्वारा वधु को पैसा रुपया दिया जाता है। तो भाई आपका, यानी कि ये न कह दीजिएगा कि केवल वधु पक्ष ही देता है। भाई यूपी में अलग बात है कि आपका ज़्यादातर वधु पक्ष ही देता है, लेकिन आपका फिर एक बार देखिए, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, तो हमने उदाहरण बना लिया है विवाह का दोनों पक्षकार कौन कौन, ए और बी। तो एक पक्षकार ए हम कहेंगे और दूसरा कौन समझाते समय, बी। अगला शब्द देखिए, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, कि विवाह सकते हैं कि वर को दहेज न देकर वर से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को दे दीजिए, यानी कि वर के जीजा को दे दीजिए, वर के मामा को दे दीजिए। अन्य व्यक्ति मतलब क्या, उससे जो रिलेटेड है। अगला देखिए, अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, यानी कि ये सब लेन देन होगा तो आपका किसके लिए होगा, यह विवाह के संबंध में होगा कि किसी अन्य संव्यवहार में होगा, तो अन्य संव्यवहार नहीं, बस किसके लिए। एक एक शब्द पकड़िए, विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, यानी कि दूसरा
कि दहेज कैसे दिया जा सकता है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट के दोनों दोनों। अगला देखिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दिए जाने के लिए करार की गई है। मूल्यवान प्रतिभूति दे दी गई है या दिए जाने का क्या किया गया है, केवल करार, अभी दिया नहीं गया है। ये भविष्य में ये क्या किया जाएगा, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी जाएगी। अगला शब्द देखिए, व्यक्तियों के संबंध में मुस्लिम स्वयं विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ मुस्लिम विधि के बराबर है आपका यह दहेज में शामिल, लेकिन ये किसके लिए कि मुस्लिम ला क्या होता है, शरीयत कानून। पूछा गया था जैस में भाई कि शरीयत का मतलब क्या हुआ, तो पहले शरीयत भी समझाना पड़ेगा। यानी कि उन व्यक्तियों के प्रति ये जो जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है, पर्सनल लॉ, उनमें जो मेहर लिया दिया जाता है उसे दहेज नहीं माना जाएगा। तो मेहर कल हम बताए थे और आज शरीयत भी डिटेल में थोड़ा बताएंगे। अगला शब्द देखिए, इसके मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। फिर स्पष्टीकरण 1 आपका निश्चित कर दिया गया है। स्पष्टीकरण 2 है कि मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ होगा जो आईपीसी की धारा 1860 की धारा 30 में है। यानी कि इस प्रकार आपका जो दहेज की लीगल परिभाषा है उसको केवल और केवल बेयर एक्ट को तोड़ा गया, और इसी परिभाषा को आपको डिटेल में एक एक पॉइंट देखना है। कब मेहर, कब दहेज माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। अब एक एक शब्दों को समझिए, आपका यही शब्द आपका व्याख्या करना है। देखिए, आपका दहेज के बारे में पहला नियम आपका बता रहा है कि इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है। तो पहले तो आप संपत्ति को डिफाइन करेंगे, फिर आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे कि संपत्ति का मतलब क्या हुआ। तो जहाँ तक इस अधिनियम में प्रॉपर्टी या संपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ हो, संपत्ति शब्द के अंतर्गत मूवेबल और इमूवेबल यानी कि चल और अचल दोनों संपत्ति आती हैं। यानी कि संपत्ति की व्याख्या करनी पड़ेगी। फिर एक बार देखिए, यानी कि दहेज के रूप में या तो चल संपत्ति दी जा सकती है, जैसे वाहन हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गए इत्यादि, ये चल संपत्ति। और अचल भी दे सकते हैं, जैसे फ्लैट दे दिया गया, जमीन दे दिया गया। तो कई लोग तो भाई आपका दहेज के लालच में भी शादी करते हैं कि माँ बाप की एकलौती लड़की हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अब चलो यहीं अच्छा मौका है और लड़की को बहलाया फुसलाया जाए, शादी कर लेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी के क्या हो जाएंगे, मालिक। तो चल की अचल की दोनों प्रॉपर्टी, दोनों भाई। दहेज में दहेज मतलब क्या, चल संपत्ति की अचल की दोनों दोनों। अब इसके बाद आपका दहेज की विषय वस्तु जो हो सकती है वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, मूल्यवान प्रतिभूति भी। और तुरंत मूल्यवान प्रतिभूति को आपको थोड़ा 5 लाइन डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा आईपीसी की धारा 30 में दी गई है। ऐसा दस्तावेज, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब कि ऐसा दस्तावेज जिसे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिले, अधिकार कम हो जाए, अधिकार बढ़ जाए, या ऐसा माने किसी व्यक्ति द्वारा
किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया जाना, अंगूठा चिन्ह लगाया जाना और वह दस्तावेज आपका धन के रूप में कन्वर्ट हो सके। जैसे कि उदाहरण के रूप में चेक का उदाहरण दे सकते हैं। ये कहता है बी से कि हे बी, तुम अपने चेक पर साइन कर दो और 5 लाख का चेक भर दो, और मैं इस चेक को जाऊंगा और बैंक में क्या करूंगा, भजा लूंगा। तो क्या ये जो चेक है मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाएगी कि नहीं? मानी जाएगी। इसमें चल संपत्ति भी आती है, अचल भी, कोई कागज भी जिसके तहत कोई अधिकार मिले, अधिकार छीने, अधिकार बढ़ जाए इत्यादि। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, इतना लिख देंगे। लिखवाते समय थोड़ा भाषा सटीक किया जाएगा, बताते समय एक दो वाक्य इधर उधर हो जाते हैं भाई आपका वाक्य बनाते समय। अगला देखिए, यानी कि कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति क्या हो रही है, जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात किसी समय। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या तो विवाह के पहले दी जा सकती है, या विवाह के समय दी जा सकती है, या विवाह संपन्न होने के बाद दी जा सकती है। यानी कि ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति या तो विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के क्या दी जा सकती है, बाद में। तीनों दशाओं में दहेज माना जाएगा। अगला शब्द देखिए, तो आपका कौन किसको देगा ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, तो दहेज माना जाएगा। अब अगला पॉइंट, तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, यानी कि वर द्वारा या तो वधु को, या वधु द्वारा किसको, वर को। भाई विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, इसका मतलब लिखना पड़ेगा, अर्थात वर द्वारा किसको दिया जाए संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, वधु को, या वधु द्वारा वर को। या एक पक्षकार के माता पिता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्षकार को, या दूसरे पक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दिया जाना भी दहेज माना जाएगा। तो माता पिता पर आ जाइए। मान लीजिए लड़की के माता पिता हैं और लड़की की माता को या लड़की के पिता को या दोनों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिए हैं, क्योंकि भाई कहीं कहीं माताएं भी हैंडल करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं पिता पैसा लेते हैं दहेज का, तो कहीं कौन लेती है, माता। तो चाहे माता को दीजिए या पिता को या पंजीरी जैसे दोनों को क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, तो दहेज माना जाएगा कि नहीं। और माता पिता को न देकर आपका किसी अन्य व्यक्ति को दीजिए, तब भी दहेज माना जाएगा। यानी कि माता पिता से संबंधित उनके मित्र को दे दिए उनके अकाउंट में, या माता पिता के माता पिता को दे दिए, या रिश्तेदारों को दे दिए, तो दहेज माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। तो क्या दिया जाएगा, या तो कोई संपत्ति में चल भी संपत्ति है, अचल भी, धन भी शामिल है, या मूल्यवान प्रतिभूति। अगला देखिए, या ये उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है। जो ये एक पक्षकार द्वारा या उसके माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्षकार को या दूसरे पक्षकार के माता पिता को या दूसरे पक्षकार के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जो ये संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है, ये किसके संबंध में दी जानी चाहिए, तो विवाह के संबंध में। इसका मतलब आपको थोड़ा व्याख्या लिखना पड़ेगा। यदि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का लेन देन हुआ हो और अगर वह लेन देन
विवाह के संबंध में हुआ हो तभी उसे दहेज माना जाएगा। यदि विवाह के संबंध में लेन देन न होकर अन्य 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 के संबंध में हुआ हो, जैसे व्यापार में हुआ हो, कारोबार में हुआ हो, उधार लिया था वह चुका दिया, तो क्या उसे दहेज माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। और लोग फंसते हैं तो यही कहते हैं कि मैं इनसे उधार लिया था विवाह के लिए, थोड़े पैसा दिया हूँ, मैं तो पहले से उधार लिया था 10 लाख, क्या किया हूँ खाते में, लौटा दिया। भाई जब दोनों पक्ष का राजी तो कौन पूछ रहा है? भाई दोनों पक्ष का राजी तो कौन मुकदमा करे? समस्या ये है। यानी कि तय करना है कि जो ये लेन देन होगा वह किसके संबंध में होगा, किससे जुड़ा होना चाहिए? विवाह से। अगर व्यापार से जुड़ा है या आपका पहले से लोग उधार लिए हैं और उस पैसे का हैंडओवर किए हैं तो वह दहेज नहीं माना जाएगा। अगला शब्द देखिए, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दिए जाने के लिए करार की गई है। यानी कि ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या तो डायरेक्ट दी जा सकती है या इनडायरेक्ट। तो दो उदाहरण आप बताइए। एक उदाहरण आप डायरेक्ट पर यानी कि सीधे लड़के के या लड़के के माता पिता के खाते में पैसा भेज दिया जाए तो यह क्या होगा? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? सीधे नहीं दिया गया लेकिन दूसरे तरीके से कोई क्या किया गया? लाभ पहुंचाया गया। जैसे कोयले की खदान ही लड़के को दे दिया गया कि जाओ कोयले की खदान से क्या करना, आपका धनबाद में जाकर खदान कोयला निकालना। तो बताइए, कोयले की खदान दे दिया गया तो ये डायरेक्ट दिया गया कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। फिर भी दहेज माना जाएगा। तो कोयले की खदान का उदाहरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में मिलता है और वहाँ भी कहा गया है कि डायरेक्ट पैसा नहीं दिया बल्कि कोयले की खोदा खदान को क्या किया? कह दिया कि आपका यूज करिए, और कोयले की खदान का यूज कर लिया। तो ये बताइए डायरेक्ट माना जाएगा कि इनडायरेक्ट? तो दहेज डायरेक्ट में दिया जा सकता है कि इनडायरेक्ट, की दोनों? दोनों। तो एक उदाहरण चाहे तो लिखवाते समय लिखवा दिया, क्योंकि भाई आपका 10 लाइन की धारा है, इसमें जब तक कि कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाया जाएगा कहाँ से एक पेज होगा? समझ? तो मिर्च मसाला आपको कोरिलेट करके और उदाहरण अच्छे अच्छे सटीक देकर लगाना ही पड़ेगा, तभी तो 1-2 पेज होगा। कि 5 लाइन लिख कर तो आएंगे नहीं भाई आपका। और व्याख्या तो किताब है नहीं कि व्याख्या मिल जाएगी ज़्यादा, कहीं बेहद से व्याख्या करना है। हाँ, या तो दी गई हो या दिए जाने के लिए करार हुआ हो। इस पर आइए। यानी कि या तो ये दिया गया हो या दिया जाने के करार किया गया हो। यानी कि अभी दिया नहीं गया है, वादा तेरा वादा, यानी कि दोनों तरफ से लेन देन का क्या किया गया है? वादा। यानी कि लड़की पक्ष ने कहा है कि हम इतना दहेज देंगे, करार किया गया है, और लड़के ने कहा है पक्ष ने कि हम इतना दहेज लेंगे। तो ये केवल और केवल एग्रीमेंट, समझौता होगा। और आगे आपको हम बताएंगे कि लेन देन का समझौता या एग्रीमेंट या करार क्या होगा? शून्य होगा। तो चाहे संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी गई हो या दिए जाने का वचन दिया गया हो, दहेज माना जाएगा, भले अभी ना दिया गया हो। अगला देखिए आपका, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वई विधि यानी कि पर्सनल लॉ लागू होता है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्तियों पर जो व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ से यानी कि शरीयत एक्ट से, अब शरीयत पहले समझिए भाई, तब तो मेहर कल बताया गया, तब फिर एक हल्का सा बताएंगे।
जो व्यक्ति शरीयत एक्ट से गवर्न होते हैं, तो शरीयत का मतलब क्या हुआ, ये पूछा जाता है। पिछली बार यूपी एचजेएस में भी क्वेश्चन आया था कि शरीयत का मतलब क्या हुआ। तो मुस्लिम विद का जो आपका परंपरागत कानून है उसी को शरीयत कहा जाता है। जैसे जो कुरान में लिखा है, जो सुन्ना में लिखा है, जो इजमा है, जो कयास है, लेकिन शुद्ध रूप से जो कुरान में लिखा है उसी को हम शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। आपका एक और पूछा गया था फिक्ह, फी आधा कह एजेस में। फिक्ह का मतलब होता है जुरिस्प्रूडेंस, यानी कि मुस्लिम विधि शास्त्र। तो जब भी शरीयत कानून पूछे, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुरान में बातें लिखी गई हैं उसके अनुसार उस नियमों का पालन कर वह जो कानून है उसे ही शरीयत कहा जाता है। फिर याद रखें, कुरान में लिखी गई बात को ही क्या कहा जाता है, शरीयत। भारत में शरीयत अधिनियम 1937 बना है जो आज भी लागू है। और 10 मामलों में आपका अगर पक्षकार मुस्लिम है तो कुरानिक विधि, यानी कि जो कुरान में बातें लिखी गई हैं या उनका पर्सनल लॉ ही लागू होगा। तो शरीयत आप समझ लीजिए जो कुरान में लिखा है। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो व्यक्ति शासित होते हैं, यानी कि शरीयत कानून के तहत, तो जो मुस्लिम विधि में मेहर होता है, डावर होता है, उसे दहेज की कैटेगरी में यह कानून नहीं रखता। तो तुरंत आपका लिखते समय कम से कम 5-7 लाइन डावर या मेहर को जरूर लिखिएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, कल थोड़ा बहुत बताया था मैं। मेहर क्या है, समझिए मेहर के बारे में। मेहर विवाह की संविदा के आवश्यक परिणाम के रूप में पति द्वारा पत्नी के सम्मान में दिया गया धन या वस्तु है। मेहर यहाँ तक अनिवार्य है कि अगर मेहर का निर्धारण वैसे विवाह के समय कर दिया जाता है, लेकिन अगर मेहर का निर्धारण विवाह के समय नहीं किया गया है तब भी विवाह, बिहार में पूछा गया था जे में, तब भी विवाह वैध होगा। और पत्नी आपका मिस्ल ए मेहर, यानी कि आपका उचित मेहर या प्रॉपर मेहर पाने की हकदार होगी। और मिस्ल ए मेहर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय द्वारा। लेकिन आपका पति की हैसियत पर नहीं, याद रखिएगा किसकी हैसियत देखी जाएगी, पत्नी की। यानी कि पत्नी के घर वालों के जो स्त्रियों का विवाह हुआ है, पुरुषों का विवाह हुआ है, उनमें कितना मेहर निर्धारित है, उस आधार पर न्यायालय मेहर दिलवाएगा। मेहर विवाह का आवश्यक अंग होता है। मेहर अप्रत्याभूत ऋण है। जब एक बार पत्नी में समाहित हो गया तो इस निहित हो गया, तो इसे अनिहित नहीं किया जा सकता। मेहर के बारे में मुस्लिम पत्नी को तमाम अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार राइट टू लियान का है, धारणाधिकार का। अर्थात यदि वह अपने पति की संपत्ति पर एक बार पजेशन या कब्जा कर ली है तो तब तक कब्जा बनाए रखने की हकदार होगी जब तक कि उसका मेहर अदा न कर दिया जाए। पति के मरने के बाद भी पति के उत्तराधिकारियों से पत्नी मेहर पाने की क्या होगी, हकदार। पति के मरने से असर नहीं पड़े, वह मेहर पाने की क्या होगी। मेहर का मुख्य उद्देश्य ये था कि मुस्लिम विधि में जो ये पति को अथाह अधिकार है कि बिना किसी कारण के जब चाहे तब तलाक दे दे, पति के इस निरंकुशता पर कुछ प्रतिबंध रहे। ये पैगंबर साहब ने इसीलिए इसका वर्णन किया, इसके पहले मेहर नहीं था, कि पति को अधिकार है कि जब चाहे
अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो तलाक देने के पहले 100 बार पति सोचेगा कि अगर मैं तलाक देता हूँ तो पत्नी को ये पैसा क्या करना पड़ेगा वापस। तो पति पर एक अंकुश भी रहता है मेहर के कारण कि पति तलाक देने के बाद देने में क्या करता है, बार बार सोचता है। तो इस प्रकार मेहर जो होता है ये दहेज माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। इस प्रकार आपका, हाँ भाई एक और इसमें है, विवाह के समय जो स्वेच्छा से वर द्वारा वधु को या वधु द्वारा वर को या वर पक्ष द्वारा वधु को या वधु पक्ष को या वधु द्वारा या वधु पक्ष द्वारा वर को या वर पक्ष को स्वेच्छा से अगर कुछ उपहार दिया जाता है तो वह उपहार दहेज नहीं माना जाएगा। लेकिन वह जो उपहार या गिफ्ट है वह इस अनुसूची में दिए गए उपहारों की श्रेणी में आना चाहिए। माने क्या क्या आप दे सकते हैं उपहार, ये एक लिस्ट बनी है और उसी लिस्ट में क्या होना चाहिए, उपहार आना चाहिए। इस प्रकार दहेज की परिभाषा पूरी तरह क्या हो गई, समाप्त। देखिए कितना कोरिलेट किया गया, कोरिलेट करके। अगला देखिए भाई आपका, एक बार भाई पूरा कानून हो जाए तब लिखवाया जाएगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपका सेक्शन 3 भी पूछा जा सकता है। देखिए, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति यानी कि दंड का प्रावधान है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों दंडनीय है। तो जो व्यक्ति दहेज लेंगे या जो व्यक्ति दहेज देंगे वह धारा 3 के तहत दंड के क्या होंगे, भागी। पूछ सकता है मेंस में भी धारा 2 के बाद। देखिए आपका, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। देखिए भाई गलत है, अधिकतम 5 वर्ष। 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, सही है भाई, संशोधन करके आया है। देखिए आपका कम से कम 5 साल, यानी कि दहेज लेना देना के लिए कम से कम कितना, 5 साल। देखिए फिर एक बार देखिए बैरेट की भाषा, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का हो सकेगा, इनमें से जो अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश आरोपित कर सकता है। इसको इतना पहले समझिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दहेज लेना और देना आपका इस कानून के लागू होने के बाद ही दंडनीय है। इसका मतलब कि इस कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इस कानून के लागू होने के पूर्व अगर कोई व्यक्ति दहेज दिया था, दहेज लिया था, तो इस कानून के तहत वो दंडनीय होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा नियम है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल लॉ में इसको जोड़ सकते हैं, संविधान से जोड़ कर लिखिएगा, आपराधिक विधि में समान विधियां
रिस्पेक्टिव प्रभाव या बैकडेट से किया जा सकता है। इसको मुख्य रूप से हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 रोकता है। अगेंस्ट एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण अर्थात वह किया है नागरिक को को बैक डेट से लागू कर सकता है। और वही नियम सेक्शन 3 में भी है कि इस कानून के लागू होने के पूर्व जो दहेज लिया दिया गया है तो इस उसके लिए व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। पहला शब्द हम उठाए। दूसरा देखिए, जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यानी कि पहले नहीं दहेज देगा या लेगा तो दहेज लेना दंडनीय है कि देना कि दोनों। एक नहीं, जो दहेज ले। अगला देखिए, दुष्प्रेरित करेगा का मतलब यानी कि उकसाइए तो दुष्प्रेरित कैसे करेगा तो अब यहाँ आप लिखना चाहें तो आईपीसी में भाई है तो दुष्प्रेरण पीसी की धारा में दी गई है 107 में। दहेज लेने या देने को उकसा दीजिए किसी को, जैसे कि लड़का का बाप है और बाप को एक मित्र जाकर या जीजा जी जाकर, साली जी जाकर, जो भी जाकर, साड़ू भाई भी जा सकते हैं क्योंकि 1 नंबर वाले तो वही हैं इस समय। भाई 1 नंबर वाले साड़ू भाई हैं, समझते हैं ना साड़ू भाई? ना समझ में आ रहा तो बताइए, उदाहरण बताया जाए। भाई जिसको ना समझ में आए साड़ू भाई बताइए, बता देंगे, कोई रोक टोक नहीं है। देखिए भाई आपका बता ही देखो कि कई लोग मौन हो गए हैं। देखिए आपका ए एक स्त्री है, इसका विवाह बी से हुआ है और ए की बहन सी है और सी का विवाह डी पुरुष से हुआ है। तो जो ये डी हो गए और बी और डी होंगे, इनका विवाह एक ही बहनों से हुआ है तो इसलिए आपस में ये इनका नाता 1 नंबर का समाज में माना जाता है और ये आपस में क्या कहे जाते हैं साड़ू भाई? अब तो आ गया ना देखा आपका। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़के के माता पिता को उकसाता है या लड़के को कि बिना दहेज की शादी न करना, इतना पढ़े हो, मनोज सर के ये हो, ये सारा खर्चा आपका कैसे वसूल होगा? तो कई लोग की यही सोच है कि 10 साल से लड़के को पढ़ा रहे हैं, अब नौकरी पा लिया या विवाह हो रहा है तो खर्चा कहाँ से आएगा? यानी कि लगता है कि जैसे कि लड़की वालों की जिम्मेदारी है कि लड़के को पढ़ाए और पूरा खर्चा वसूल लेना है किस में? दहेज में। यानी कि यही समाज का कई लोगों की सोच है। इसमें समाज है भाई, कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग। तो कई लोग सोचते हैं कि अब मौका मिला है तो मौके का पूरा क्या उठाया जाए लाभ, और जितना खर्चा पढ़ाई में लगा है सब खर्चा एक ही बार में क्या किया जाए, तो उकसा रहे हैं लोग। अब देखिए दहेज देने को उकसा रहे हैं, लड़की वाले को उकसवा दीजिए। लड़की वाले के हैं 1-2 लोग गए और कहे कि चलो चलो इतना दहेज दे देना, अब मैं विवाह करा दूंगा और विवाह में मैं कुछ दलाली भी खा लूँगा। तो कई लोग विवाह में दलाली भी खाते हैं। तो विवाह में दलाली की करार क्या होगा? शून्य होगा कि वैध? दलाली सही मानी जाएगी कि गलत? तो आइए देखते हैं।
उकसाता है कि भी तुमसे से शादी कर, दहेज भी दिलवा दूंगा, बस तुम ये काम करना कि दलाली में 1 लाख रुपया हमें क्या दे देना। तो ये आपका जो उकसाया है बी को, अब क्या दलाली का पैसा कानूनन वसूल सकता है कि नहीं। और उकसा रहा है कि चलो 2 लाख रुपया हम क्या दिलवा देंगे दहेज, तो दुष्प्रेरित कर रहा है कि नहीं। तो दंड का भागी होगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, चलो दहेज दो दो। तो दहेज लेने और देने के लिए दुष्प्रेरित, तो दुष्प्रेरित में हम पहला बताए उकसा दिया जाए, जैसे कि उकसाना। दूसरा, षड्यंत्र में शामिल होना। ए और सी दोनों आपस में साजिश रखते हैं कि चलो हम सी को लड़की वाले को उकसाएंगे और लड़की वाला दहेज देने के लिए तैयार हो जाएगा और बी से क्या हो जाएगा, विवाह। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और अंतिम है साशय सहायता। साशय सहायता का मतलब कि ए और सी कह रहे हैं कि हे बी या हे डी, जो भी हो, लड़की पक्ष को कि मैं 2 लाख अपनी ओर से दे रहा हूँ, आप दहेज किसको दे दीजिए, लड़के को, विवाह करिए। तो बताइए साशय सहायता दिए कि नहीं। और इस कारण से दहेज देना आसान हुआ कि कठिन। आसान, क्योंकि वही पैसा किसको दे दिया गया, दूसरे पक्षकार को। तो ये जितने लोग हैं ये दहेज लेने और देने को क्या कर रहे हैं, एबेटमेंट या दुष्प्रेरित। और ये लोग भी दंड के क्या होंगे, भागी। तो दंड की मात्रा याद रखिएगा, कितना दंड मिलेगा, कम से कम 5 साल, या जुर्माना कम से कम कितना, 15,000। अगर अगर दहेज की रकम 15,000 से अधिक है तो जुर्माने की रकम भी दहेज की रकम के बराबर तक हो सकती है। तो 5 लाख दहेज लिया दिया गया तो जुर्माना अधिकतम कितना हो सकता है, 5 लाख। और 10 लाख लिया दिया गया तो 10 लाख। लेकिन सामान्य कितना है आपका, कम से कम 15,000। तो कल और बताया जाएगा भाई, थोड़ा अभी 1-2 दिन स्लो ही चलेगा आपका, 1-2 दिन बाद स्पीड बढ़ जाएगी, बस आज थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाया गया, स्पीड दिक्कत नहीं भाई।